नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे मार्गेंतो के यथार्थवादी सिद्धांत के बारे में। मार्गेंतो का जो राजनीतिक यथार्थवादी सिद्धांत है वह सिद्धांत उन्होंने शिकागो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहते हुए बताए। मार्गेंतो ने अपनी कुछ एक पुस्तकें लिखी, जैसे साइंटिफिक मैन वर्सेस फुल पावर पॉलिटिक्स 1946, पॉलिटिक्स अमंग नेशंस 1949, इन डिफेंस ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट 1951 और डायलेमाज ऑफ पॉलिटिक्स 1958। इन्होंने आदर्शवादी दृष्टिकोण के विपरीत अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसके जो 6 बिंदु हैं वो ये हैं कि राजनीति पर प्रभाव डालने वाले जो भी तत्व हैं, प्रभाव डालने जो भी नियम हैं, उनकी जड़ें मानव प्रकृति में होती हैं, अर्थात मानव में ये तत्व पहले से ही पाए जाते हैं। दूसरा नियम है कि शक्ति को राष्ट्र हितों के रूप में परिभाषित किया है इन्होंने, कि राष्ट्र हित की प्रधानता होती है और इसे राष्ट्र हित को शक्ति के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। तीसरा बिंदु है, इन्होंने बताया है कि राष्ट्र हित का कोई निश्चित अर्थ तो होता नहीं है और ना ही वह कोई ये एक तरह से कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। राष्ट्र हित का विचार वस्तुतः राजनीति का एक गूढ़ तत्व होता है और जो परिस्थितियों और समान उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता, वो केवल एक रहस्यमयी तत्व है। फिर भी इतिहास के एक विशिष्ट काल में राजनीतिक कृत्य को निश्चयात्मक रूप देने वाला अनेक सांस्कृतिक प्रकरणों को आश्रित माना जा सकता है। मार्गेंतो का विश्वास है कि राजनीतिक सांस्कृतिक वातावरण राजनीतिक क्रियाओं को अनुप्रमाणित करने वाले हितों को निर्धारित करना महत्वपूर्ण है। मार्गेंतो मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मूल तत्व स्थायी है। जो भी फैक्चुअल तत्व हैं वो स्थायी रहते हैं, उनको बदला नहीं जा सकता, जबकि परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं और वो तत्व नहीं बदलते। अगला बिंदु है विवेक। जो राजनीति का उच्चतम मूल्य है वो यथार्थवाद का मुख्य बिंदु है, यानी यथार्थवाद की यह आग्रह करता है कि राष्ट्रों की जो नैतिकवादी सिद्धांत है उनका पालन विवेक और संभावित परिणामों के आधार पर ही करना चाहिए। यथार्थवाद विवेक को राजनीति में उच्चतम मूल्य मानता है। व्यक्ति अपने लिए खुद के लिए कह सकता है कि मुझे न्याय मिलना चाहिए, चाहे विश्व नष्ट क्यों ना हो जाए। राज्य की संरक्षण करने वाले लोगों के ऐसा कहने का कोई हद है, जबकि राज्य के जो संरक्षण में रहते हैं ना वो लोग ऐसा कुछ नहीं कह सकते, इनको कोई अधिकार नहीं होता। कोई भी राज्य अपनी नैतिकता की दुहाई के आधार पर अपनी सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकता। 5वां बिंदु, राष्ट्र के नैतिक मूल्यों को सार्वभौमिक मूल्यों से अलग मानना। जो भी नैतिक मूल्य हैं उनको सार्वभौमिक मूल्यों से अलग मानते हैं। यथार्थवादी मानते हैं कि किसी राष्ट्र विशेष की नैतिक कामनाओं और हमारे जो सनातन सार्वभौम नियम हैं उनके बीच कोई स्थायी संबंध नहीं हो सकता, स्थायी संबंध नहीं हो सकता। और सामान्यतः राष्ट्र अपनी विशिष्ट आकांक्षाओं और नीतियों को स्वयं सिद्ध मानकर, आदर्श मानकर समूचे विश्व के लिए उपयोगी मानने की भूल कर बैठते हैं। यथार्थवाद दर्शन प्रत्येक राज्य को एक ऐसे राजनीतिकर्ता के रूप में देखता है जो हमेशा शक्ति के माध्यम से अपने हितों की सिद्धि का काम करता है। अगला बिंदु है राजनीतिक क्षेत्र की स्वायत्तता। यथार्थवाद इसमें विश्वास करता है कि राजनीतिक क्षेत्र उतना ही स्वायत्ततापूर्ण है जितना कि आर्थिक अथवा कानूनी। वह शक्ति के नाम से वर्णित स्वार्थ के रूप में सोचता है। जैसे शास्त्री धन के बारे में सोचेंगे, विधि शास्त्री विधिक नियमों के बारे में सोचेंगे, नीति शास्त्री नीतिगत बातों के बारे में बात करेंगे। जो राजनीतिक यथार्थवाद है वो गैर राजनीतिक नियमों अथवा तत्वों की उपेक्षा भी नहीं करता। जो राजनीतिक यथार्थवाद है वो गैर राजनीतिक नियमों की तत्व भी उपेक्षा भी नहीं करता, पर उन्हें राजनीतिक नियमों के अधीन मानता है। वो अपने अधीन मानता है, गैर राजनीतिक तत्वों को अधीन मानता है। यथार्थवाद उन सभी विचारधाराओं का विरोधी है जो राजनीतिक विषयों पर गैर राजनीतिक नियमों को जबरदस्त थोपने का प्रयास करते हैं। यथार्थवाद उन सभी विचारधाराओं का विरोधी है जो राजनीतिक विषयों पर राजनीतिक विषयों पर गैर राजनीतिक तत्वों को थोपा नहीं जाना चाहिए। प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय समस्या का कानूनी, नैतिक और राजनीतिक पहलू होता है और राजनीतिक, कानूनी और नैतिक या मान्यताओं के महत्व को स्वीकार करते हुए उनका उतना ही कहना है, उतना ही उपयोग करना चाहिए जितना वो कर सके। अपन उदाहरण ले कुछ एक, तो 1939 में क्या हुआ कि सोवियत संघ ने फिनलैंड पर आक्रमण कर दिया। ब्रिटेन और फ्रांस उसके सामने इस समस्या के दो पक्ष थे। ब्रिटेन और फ्रांस के सामने इस समस्या जो फिनलैंड पर आक्रमण किया उसके दो समस्या थी, एक तो राजनीतिक और एक कानूनी। कानूनी दृष्टि से जो संयुक्त सोवियत संघ ने राष्ट्रसंघ का उल्लंघन किया और इन देशों द्वारा राष्ट्रसंघ के सोवियत संघ के निष्कासन को सही ठहराया गया, परंतु इसके राजनीतिक निर्णय के बारे में कुछ भयंकर परिणाम थे। पहला था कि सोवियत संघ इस कार्य ने किस प्रकार फ्रांस और ब्रिटेन को हितों को प्रभावित किया था, यानी इसके कारण से जो ब्रिटेन और फ्रांस थे उनके हित प्रभावित हुए थे। दूसरा है एक और ब्रिटेन फ्रांस और तो ब्रिटेन फ्रांस और दूसरी ओर सोवियत संघ तथा अन्य ऐसे ही विरोधी शक्तियां जैसे जर्मनी आदि के शक्ति वितरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तीसरा है फ्रांस तथा ब्रिटेन की हितों तथा भविष्य की शक्ति के बारे में इसके विभाजन पर क्या प्रभाव पड़ा।
फ्रांस और ब्रिटेन ने कानूनी पक्ष पर तो ध्यान दिया, सेनाओं को सोवियत संघ का विरोध करने के लिए फिनलैंड की ओर भेज दी। उन्होंने कानूनी पक्ष पर ध्यान दिया और सेनाओं को क्या किया, सोवियत संघ के विरोध करने के लिए फिनलैंड भेज दिया। स्वीडन ने इन सेनाओं को अपने तटस्थ क्षेत्रों से गुजरने का अनुमति भी दे दी, अन्यथा तो गुजरने की अनुमति नहीं दी, अन्यथा तो परिणाम जो सेकेंड वर्ल्ड वार था उसका विभत्स होता और जर्मनी, सोवियत संघ और जर्मनी से एक साथ इन दोनों देशों को लड़ना पड़ता और जो सेकेंड वर्ल्ड वार था इसका रूप ही अलग होता। अब जो मार्गेंतो का सिद्धांत है उस सिद्धांतों को पढ़ने के बाद इसके कुछ एक मूल्यांकन करने की बिंदु निकल कर आते हैं कि वास्तव में यथार्थवादी सिद्धांत को वैश्विक परिदृश्य में सही फिट बैठाया जा सकता है कि नहीं बैठाया जा सकता। आलोचक हैं जिनमें रॉबर्ट टकर और स्टैनली हॉफमैन हैं, वो कहते हैं कि रॉबर्ट टकर कहता है कि ये सिद्धांत न तो वास्तविकता से मेल खाता है और नहीं अपने आप से, अर्थात इसमें घोचपोच वाला असमंजस वाली स्थिति है कि ना तो ये वास्तविकता के समीप गया है और ना ही अपने आप को भी सही फिट बैठा पा रहा। दूसरा है स्टैनली हॉफमैन जो इस सिद्धांत की असंगतियों के बारे में बात करता है कि ये सिद्धांत असंगतियों की भरमार लिए हुए है, अर्थात इसके जो बिंदु हैं वो कई बार आदर्शवादी की तरह लगते हैं और कई बार यथार्थवाद के तरह लगते हैं, और यथार्थवाद में जो वास्तविक अनुभव के आधार पर किया जाता है उसको ही समझा जा सकता है, अन्यथा ऐसे नहीं समझा जा सकता। जो यथार्थवाद के आलोचक हैं उन तर्क क्या देते हैं, वो ये देंगे कि मार्केंतो का जो सिद्धांत है वो एक पक्षीय है, वह हित संघर्ष की बात करता है कि संपूर्ण राष्ट्र हितों के अपने संघर्ष ही करते रहते हैं, जबकि वह सहयोग के पक्ष को नकार देता है। दूसरा है मार्गेंतो ये दावा करता है कि मानव प्रकृति के स्वरूप यथार्थ स्वरूप से अद्भुत होता है। उनका सिद्धांत, जो मार्गेंतो का दावा है कि उनका जो सिद्धांत है वो मानव प्रकृति के यथार्थ स्वरूप से अद्भुत है, किंतु मानव प्रकृति संबंधी धारणाएं वैज्ञानिक न होकर बहुत कुछ अनुमान पर आधारित होती है। तीसरा है मार्गेंतो का मानव प्रकृति के बारे में दोषपूर्ण तथा अवैज्ञानिक विचार करता है, यानी मनुष्य की प्रकृति ऐसी हो जो वो लड़ाई करने वाला ही रहता है, उसके अवैज्ञानिक लड़ाई करने वाला तो उसके हमेशा लड़ने का ही दिमाग में रहता है। राष्ट्र आपस में लड़की शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। चौथा है हरल्ड स्प्राउट जो इसे अपूर्ण मानता है क्योंकि इसमें राष्ट्र नीतियों के लक्ष्यों को तिलांजलि दे दी जाती है, उनकी उपेक्षा की जा सकती है, जबकि राष्ट्र अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहते हैं। अगला बिंदु है मार्गेंतो ने जो शक्ति को साध्य माना है वो साध्य न होकर अपने आप में एक साधन है जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए काम आता है। अगला बिंदु है मार्गेंतो के जो निष्कर्ष अनुभवात्मक अध्ययन तथा राज्य की नीतियों के व्यवहारवादी अध्ययन से नहीं निकाला। मार्गेंतो ने क्या किया कि ना तो अनुभवात्मक और ना ही राजनीतिक जो राज्य हैं उनके व्यवहारवादी दृष्टिकोण से उन्होंने निष्कर्ष ना निकाला, बल्कि उन्होंने क्या किया, उसे एक सत्य के रूप में मान लिया जो सिद्धांत को, और उसके आधार पर अपने मत प्रकट करता गया और इस आधार पर उसने निष्कर्ष निकाल दिया। अगला बिंदु है मार्गेंतो का यह कहना कि अतिशोक्तिपूर्ण है कि राष्ट्र शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है कि राष्ट्र हमेशा शक्ति प्राप्त करने के लिए बात करेंगे कि शक्ति राष्ट्र का और ये अपने आप में लक्ष्य हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। अगला बिंदु मार्गेंतो का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति का संघर्ष चलता रहता है, तो हमें फिर विश्व शांति की बात क्यों करनी चाहिए, हमें मना कर देना चाहिए कि बने हम विश्व शांति की बात नहीं करेंगे, आपस में लड़ते ही रहेंगे। ओलंपिक खेल तथा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह ये क्यों होते, अगर गैर राजनीतिक तत्व इसको प्रभावित नहीं करे तो फिर क्यों होते, ये भी कुछ न कुछ कारण से अंतर्राष्ट्रीय शांति के पक्षकारी तो हैं। अगला बिंदु है मार्गेंतो का जो सिद्धांत मानव प्रकृति से निकाले हुए निश्चयात्मक तत्वों से होता है वह अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार पर लागू करते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार अनिश्चित है, ये हमेशा चेंज होता रहता है। केनेथ वाल्ट्ज कहता है कि मार्गेंतो ने बार बार चाहिए शब्द को फोकस किया है, अगर चाहिए शब्द है इसका मतलब वह आदर्शवादी है, यथार्थवादी हो ही नहीं सकता। अगला बिंदु मार्गेंतो कहता है कि राज्य के कार्य में अपनी नैतिकता निहित होती है जो अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता से पृथक है, अर्थात उसने नैतिकता के तत्व को भी अलग अलग बता दिया। अगर ऐसा मान लिया जाए, फिर अगर हम ऐसा मान लें तो राष्ट्र के कार्यों का अनैतिक ठहरा ही नहीं जा सकता कि कोई राष्ट्र लड़ाई की बात कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तो ठीक कर रहा है, कोई जो भी विश्व शांति की बात नहीं कर रहा, आपस में द्वंद्व की बात कर रहा है, इसका मतलब वो सही कर रहे हैं क्योंकि उनकी नैतिकता भी तो है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मार्गेंतो का यथार्थवादी सिद्धांत अपने आप में पूर्ण नहीं हो सकता। हो सकता है कि वर्तमान परिस्थितियों में ऐसी व्यवस्थाएं हों कि राष्ट्र आपस में संघर्ष कर रहे हों, लेकिन इसको ये भी नहीं कह सकते कि सभी राष्ट्र शक्ति प्राप्ति के लिए संघर्ष करते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय शांति प्राप्त करने के लिए भी आपस में बात कर सकते हैं। धन्यवाद।